जय भारत, वंदे मातरम। मैं कृष्णकांत मिश्रा फिर से वर्ग 6 का अतीत से वर्तमान का पहला अध्याय का चैप्टर लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए मैं क्लास को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था। कैसे रहने लगा था? संगठित होकर, अर्थात एक साथ। क्या? अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण, किसकी किरण? सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्य का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। जीवन कैसा था? सरल था और कठिन भी था ना। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। किसको पूरा करते थे? जरूरत अर्थात आवश्यकता। कंदमूल, पेड़ का ना फल, ये सब करके खाते थे और जीते थे। फिर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किए। किसके औजार बनाना शुरू किए? पत्थर के औजार और हथियार, ताकि औजार हथियार से क्या किया जाए? शिकार किया जाएगा ना। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए। क्या नहीं आए? समझ में नहीं। हाँ, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। क्या था? मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। इसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। किसका उपयोग मनुष्य ने सीखा रे? आग लगाना, चकमक पत्थर देखे क्या। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। क्या आया? मौलिक परिवर्तन। पहले लोग क्या कच्चा मांस खाता था ना, शिकार करके, उसके बाद देखा गया आग लग गया वन में, यार कोई प्राणी झुलस गया है, उसको खाया तो वाह इसका स्वाद तो बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा है। तो एक परिवर्तन आया ना जी। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा। क्या पकाकर खाने लगा? खाना। आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। कहे आग जलेगा तो बहुत जानवर नजदीक नहीं आएगा ना। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। क्या हो गया? जीवन का स्तर उन्नत अर्थात विकास हुआ, डेवलप हुआ। कि चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। किसको समझ सकेंगे? जीवन शैली को समझ सकेंगे। किसकी? संगठित समाज की। कि संगठित समाज में रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा क्या था, उसके बारे में। क्या? खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी। क्या सीख ली थी रे? खेती करना मनुष्य ने सीख ली थी। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। किसमें प्रगति आई रे? पशुपालन में, व्यापार यानी बिजनेस में, और यातायात में, एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में क्या आई? प्रगति आई। समझा? स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। क्या प्रदान किया? अवसर। किसके लिए? सुखी जीवन के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, किसको अर्थ को? जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। किसकी क्षमता बढ़ी? मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मरने के बाद क्या होता है, नहीं होता है। क्या? मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। किसके सोचे गए? कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उनका दाह संस्कार होता है ना, लोग मरने के बाद उसको क्या किया जाएगा? मिट्टी दे गाड़ दिया जाए या जला दिया जाए, ये सब समझ में आया। मिट्टी में सबको गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य इस युग से मिलने लगते हैं। मिलते हैं ना? समझ में आ रहा है जी। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में जानेंगे? हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। क्या? यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था। सभ्य जीवन अर्थात जंगली जानवर का पोशाक पहन, कपड़ा छाल नहीं पहन के, बल्कि कपड़ा पहनना शुरू किया था। उसके बाद खाना पकाकर खाना सीखा था। क्या? शौच करने के लिए शौचालय बनवाया था। कि बहुत तरह का परिवर्तन था। चिकित्सा कुछ बहुत उन्नत हुआ था। उसके बाद मगर लिपि विकसित ना होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े हैं। कौन नहीं छोड़े हैं? हड़प्पा सभ्यता उतना डेवलप नहीं कर पाए। क्या? अपने साक्ष्य प्रूफ को नहीं दे पाए हैं।
पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। किससे जानते हैं? पुरातत्व तथा अर्थात जमीन के नीचे हुए जितना भी दबा हुआ घर मिला है, साक्ष्य मिला है, प्रूफ मिला है, क्या उस वस्तुओं से कार्बन टेस्ट करके सब जाना गया है, उसी से हम लोग इस विशेषता को जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ। किसका नगर विकास हुआ रे? नगर का, ये शहर से बड़ा जो होता है उसका विकास हुआ। प्रशासन तंत्र बना के राजा कोई बना, क्या प्रजा बना, मंत्री बना, सेना बना, एक तरह का राज्य का ही हुआ था। ऐसे हुआ था ना? नगर का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र और नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। कैसे जीवन शैली को अपनाया? उन्नत जीवन शैली को अपनाया, जिसमें कला भी था, व्यापार भी था, योजना भी थे ना। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? लिपि की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? लिपि की जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले हैं। क्या मिले हैं? किसके लेख मिले हैं? मोहर पर, सिक्का नहीं होता है, उस पर मिले हैं। अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। कौन लिपि है वो सब नहीं जानता है ना अभी का आदमी सब। उसके बाद इसलिए हमें पूरा तात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। किस पर निर्भर करना पड़ता है? पूरा तात्विक सामग्री पर, ठीक ना। छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। किसके संबंध में पढ़ेंगे अभी? अब वैदिक काल। वैदिक युग वैदिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। किसका काल रहा रे? वैदिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल यानी समय रहा। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे। वेद पहले कैसे था? श्रुति, सुन सुन के मुंह में था ना, लिखित नहीं थे। इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है? वेद का और रखना श्रुति क्यों है पता है? क्योंकि वो सुन के याद रखा जाता था वेद। ठीक है, मेरे पास ज्ञान है, हम तुमको बता दिया, तुम उस ज्ञान को रख लो अपने मन में, तुम लिखोगे नहीं उसको। लिखने का साधन नहीं था, इसलिए सुन सुन के याद किया जाता था। ठीक ना। कालांतर में इनको लिखा गया, समय के जैसे समय बीतता गया इनको लिखा गया ना। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वैदिक सभ्यता यह शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। किस में जा चुका था? अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से उन्नत यानी डेवलप व्यवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल से पूर्व, उत्तर वैदिक काल का अर्थ होता है और वैदिक काल के बाद क्या होता गया? जीवन रूप क्या हुआ? विकसित। हाँ उसको देखो, 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में क्या हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। किसका रे? भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन के बीच दोनों का समांतर रूप जो है सामने आया। समझ रहे हो ना? राज्य के विकास का क्रम आरंभ हुआ। किसका विकास का क्रम? राज, जैसे अंग बंग कलिंग सब राज था ना उसका, मगध, तो राज्य का विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। क्या आरंभ हुई? राजनयिक और सैनिक प्रशासनिक गतिविधियां आरंभ हो गई। ठीक ना। दूसरी और धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। किसके क्षेत्र में? धर्म और दर्शन के क्षेत्र में। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई। कौन धर्म के बीच में? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या हुई? नए विचारधारा उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। किस पर पड़ा? जिसका प्रभाव हाँ विदेश में ही पड़ा, भारत के अलावा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। कितना अध्याय पढ़ेंगे? 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का, इस चरण में किसका? बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। क्या बना? भारत का शेष क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना।
ना विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। विश्व में प्रथम गणराज्य की और किसकी ओर? गणराज्य की ओर। भारत में पहले साम्राज्य कहाँ था? भारत बिहार में हुआ था ना। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। क्या था? बिहार था। हाँ, कौन कौन धर्म का? बौद्ध और जैन का। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। किस साम्राज्य का रे? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ रहा है ना? विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियां से आप परिचित होंगे। किसके उपलब्धियां से परिचित होंगे? अशोक, सम्राट अशोक के ना। सम्राट अशोक कौन था? बोलो तो। चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। समझ आया? जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कौन किए थे? अशोक महान। अपने पड़ोसी राज्य से मैत्रीपूर्ण अर्थात मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे, बनाए थे। क्या? आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। कहाँ पर विस्तार हुआ? विदेशों में विस्तार हुआ। समझ में आया? अच्छा लग रहा है? तो 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? भारत की राजनीतिक स्थिति को। कब दर्शाता है? जब मौर्य साम्राज्य को पतन हो गया, यानी मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्या? विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। जैसे पहले भारत कितना बड़ा था ना? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, बांग्लादेश, ये सब लेके था ना। अभी कितना छोटा हो गया ना? नेपाल, भूटान सब था। उसी तरह तो विशाल साम्राज्य क्या हो गया? छोटे छोटे राज्य में बढ़ गया ना। इन्हीं में कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। अर्थात विदेश के लुटेरों ने आकर, विदेश के लोग आकर क्या था ना, इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। क्या आदान प्रदान की प्रक्रिया हुआ रे? समृद्ध हुआ। संस्कृति अर्थात तुम्हारा संस्कृति मेरा संस्कृति एक दूसरे को जानने लगे। क्या? कुछ चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते। दक्षिण भारत अर्थात अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हाँ, केरला ना, ये सब ना दक्षिण भारत। उसके बाद 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्र में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। 11वें अध्याय में सुदूर क्षेत्र के अर्थात दूर क्षेत्र के भारत के संबंध और जानकारी, जो उस सब राज्य से कैसा संबंध था, क्या कैसा रहन से, उसके बारे में जानकारी है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म और उसके समकालीन काल में क्या क्या विकास हुआ क्षेत्र में, शिल्प क्षेत्र में ना, उसका जानकारी। कला के क्षेत्र में 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, तो क्या भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहाँ के रे? भारत के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, प्रगति यानी डेवलपमेंट, विकास, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त हम लोग करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बारे में प्रमुख इतिहासकारक अर्थात मुख्य रूप से इतिहासकारक किसे कहा जाता है? जो इतिहास लिखता है, इतिहास के संबंध में जानकार रखता है, ठीक ना, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या अध्ययन करना, पढ़ना क्यों जरूरी है और उपयोगी, लाभदायक है। समझ में आ रहा है अब? क्योंकि इतना चीज जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा? इतिहास से नहीं मिलेगा, किताब से ही ना मिलेगा जी। कोई तो आके कहानी नहीं सुनाएगा। कितना दिन का सुनाएगा? 100 साल का सुनाएगा, 2 साल का सुनाएगा, लेकिन इतना दिन का बीता हुआ कहानी कहाँ पे लिखा हुआ? वर्णित ओनली फॉर किताब में ही लिखा हुआ है। वो कौन सा किताब है? इतिहास।
आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। किस समाज के विकास का क्रम? मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला हुआ है, विस्तृत हुआ है ना। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी में प्रस्तुत होता है। जिस तरह मगध साम्राज्य को था ना, मगध साम्राज्य, हाँ, उसका राजा कौन था? धनानंद नंद का धनानंद था, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। चंद्रगुप्त को फिर उसके बाद बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ, फिर अशोक के बाद उसका पुत्र लोग हुआ, ठीक ना। इस तरह से इतिहास है। फिर अशोक साम्राज्य का जो है, मगध साम्राज्य का क्या था, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इस तरह कितने साम्राज्य आए और कितने साम्राज्य गए। किसी का उत्थान हुआ तो किसी का पतन भी हुआ। किसी को जब तक तुम पतन नहीं करो तो उत्थान नहीं कर सकते हो ना, हाँ। तो वही बात हुआ। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी में प्रस्तुत होता है, मतलब है। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। अनेक कारण है कि नहीं है? जी सर। राजनीतिक कारण, पारिवारिक कारण, क्या इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। किसको जान पाते हैं? अतीत को, अर्थात बीता हुआ कल को, कि बीता हुआ कल में क्या हुआ था। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करता है। किसको बेहतर बनाने के लिए? भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या सहायता प्रदान करता है? अतीत की जानकारियां। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है, अर्थात इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना, और अनिवार्य भी, ठीक ना, मस्ट भी। समझ गए ना, उपयोगी भी है और जानकारी लेना अनिवार्य भी है। समझ में आया? मगज में आया? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लगे प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग को कोई भी समस्या हो स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से उत्साहित होकर मुझे नया नया वीडियो बनाने का उत्साह मिले। धन्यवाद।